चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, ये मैं वापस से आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि चाहे किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं परफॉर्म करने के बारे में बात करूं, किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं परफॉर्म करने के बारे में बात करूं, तो उसके बारे में पॉइंट जो है वो बात कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 38, फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 39, और अगर बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 40 जो आपका है, ये 3-4 सेक्शंस आपके हैं जो कि इसके बारे में क्या करता है, बात करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की बात आती है, जो प्रॉमिस किया गया होगा बाय द प्रॉमिस, ठीक है, तो उसको कौन से टाइम पे, कौन सी जगह पे, कौन से मैनर में, किस तरीके से उसको क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। तो एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ में अच्छे तरीके से इत्मीनान में अपन यहां पे क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है भाई साहब। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म, मतलब क्या कहना चाहता है भाई साहब कि दो लोग हैं जिनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। ये पहला इंसान हो गया, फिर इसके बाद में ये आपका जो इंसान है, ये कौन से वाला हो गया, सेकंड वाला इंसान हो गया। गॉट द पॉइंट। इस पार्टी ने दूसरे वाली पार्टी को कोई ना कोई प्रॉमिस किया है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये वाली जो पार्टी है, इसने भी पहले वाली पार्टी को कोई ना कोई प्रॉमिस जो है वो बोले यहां पे किया है। थोड़ा स्लो हो रहा है तो इसको मैं एक बार बंद करके वापस से स्टार्ट कर लेता हूं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा स्लो ही हो रहा है, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो प्रॉमिस जो है वो दोनों पार्टीज ने किया है। अब भाई साहब, ये जो प्रॉमिस है, आपको अपना प्रॉमिस निभाना होगा, आपको अपना प्रॉमिस निभाना होगा। और अगर आपने अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया, ठीक है, अगर प्रॉमिस को आपने नहीं निभाया, तो ऐसे केस में उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गॉट द पॉइंट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो क्या होगा भाई साहब, सब बोले सामने वाला जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया है, उसे एग्रीव्ड पार्टी कहा जाएगा। और उस एग्रीव्ड पार्टी के पास में इस बात का अधिकार होगा कि अगर वो चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और ये कह सकता है कि साहब, इस बंदे के साथ में मेरा बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उस इंसान ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाया। उसे कहा था मैंने कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और भाई साहब ने तोड़ दिया, बोले वादा। गॉट द पॉइंट। बोले ठीक है सर। लेकिन यहां पे काफी सारी बातें आती है, बातें लाइक कि सर, जो बंदे ने प्रॉमिस किया था वो बंदा प्रॉमिस करने के लिए आया, लेकिन आपने उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों ऐसे ही बोले। एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कब ऐसा हो सकता है कि जिस बंदे के टुवर्ड्स हमें अपने प्रॉमिस को निभाना था, सामने वाले बंदे ने लालच में आकर या किसी और वजह से प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने से या परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या उसमें भी वही सामने वाले बंदे की गलती रहेगी क्या उसके अंदर प्रॉमिसर की गलती मानी जाएगी क्या? आंसर इज नो सर। वो तो कहता है मेरे को मेरा काम परफॉर्म करना था, मैं परफॉर्म करने के लिए गया भी, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब? अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बनाया गया था? परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया था। मुझे अपना प्रॉमिस निभाना था, आपको अपना प्रॉमिस निभाना था, उसी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ना आए, उसके लिए मुझे एटलीस्ट कोर्ट के दरवाजे से बचने के लिए मुझे एटलीस्ट क्या करना चाहिए, ऑफर कर देना चाहिए कि मैं परफॉर्म करने को तैयार हूं। आप एक्सेप्ट करोगे तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई साहब, कोई आपकी गलती है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जाके ये मत कह देना कि ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा। अरे भाई साहब, मैं तो तैयार था परफॉर्म करने के लिए, अब तुम लेना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं बताओ। गॉट द पॉइंट। चलिए, देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी लॉ के अंदर आपको बोल दिया गया कि नहीं, अगर आपने ये चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है,
हुक्का पार्लर वाला याद कीजिए आप, ठीक है। दो लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई, आपस में पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोचा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब सॉरी, हुक्का पार्लर जो है वो बैंड है, वो अलाउड नहीं है। तो अब इसके बाद में ये पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रॉमिस जो आपने कहा था कि बोले इस चीज को अपन 7 जन्म तक निभाने वाले हैं, इसको आप यहीं पे खत्म कर सकते हो। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। और ऑफ एनी अदर लॉ द प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस। ये ध्यान से सुनिएगा वापस से एक बार, क्या कहता है? प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो बंदे ने प्रॉमिस किया था उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, कौन? सर जो लीगल एयर होते हैं, एक अंकल है, उनकी डेथ हो गई तो उनके पीछे जो बचे हुए उनके फैमिली मेंबर रहेंगे, वो लोग, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, अगर बोले परफॉर्मेंस देने के पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो जो लोग आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें अपना वादा जो है वो निभाना रहेगा। हालांकि अगर लॉ में कहीं और कुछ और बोला गया है और उनको एग्जम्पशन दिया गया, ये कहा गया कि नहीं भाई साहब अगर तुमने परफॉर्म नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ऐसा उनको बोला गया है तो बात ही खत्म हो गई, टेंशन ही नहीं फिर तो कोई। ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस। टेंडर मतलब भाई साहब परफॉर्मेंस का ऑफर करना। परफॉर्म नहीं किया, यहां पे देखिए स्टार्टिंग में अपन ने क्या बोला? ऑफर टू परफॉर्म। यही चीज को आप नाम क्या दे सकते हो? टेंडर। परफॉर्मेंस को क्या करना? परफॉर्मेंस को टेंडर करना। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। टेंडर जो है वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगा, बट इज ओनली एन ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, वेयर द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन और मेक अ टेंडर एंड द अदर पार्टी, यानी कि प्रोमिसी, दूसरे वाली पार्टी कौन सी होगी? प्रोमिसी, refuses to accept the performance, such tender shall be regarded as equivalent to performance। भाई साहब मेरी क्या गलती है? मैं आया था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आपने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बोले एक बंदा है, ठीक है, और ये बोले एक और बंदा है। गॉट द पॉइंट? ये जो बंदा है इसको मैं नाम दे देता हूं क्रेडिटर, और ये जो बंदा है इसको मैं नाम दे देता हूं डेटर। क्रेडिटर ने क्या किया? इस डेटर को पैसा दिया। ऑब्वियस सी बात है, डेटर मांगने के लिए गया होगा तभी उसको पैसा दिया गया होगा, अदरवाइज तो पैसा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना? बोले 10 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन डेटर के पास में एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसने ये पैसा जो है वो लिया। मतलब ये प्रॉपर्टी को क्या किया गया भाई साहब? बोले गिरवी रखा गया। प्रॉपर्टी जो है उसको क्या रखा गया? गिरवी रखा। सर लोन जो लिया, ये लिया 22 ऑफ जुलाई को। लोन कब लिया गया? 22 ऑफ जुलाई ऑफ करंट ईयर। आज का जो साल अपना चल रहा है फिलहाल का, वो वाले साल में लिया गया। और इसका जो रिपेमेंट करना था, ये जो पैसा है उसका जो रिपेमेंट करना था, ये करना था 21 ऑफ जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल का जो 21 जुलाई होगा ना, बोले उस 21 जुलाई को आपको क्या करना है? रिपेमेंट करना। सर नहीं किया तो बोले ऐसा मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन जाएगा? ये क्रेडिटर बन जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। 21 तारीख को, अगले साल के 21 जुलाई को ये जो डेटर है बकायदा पैसा लेकर इंटरेस्ट के साथ में, गॉट द पॉइंट? मान लीजिए पैसा इसका था कुल मिला के 10 करोड़ रुपया और प्लस 10% इंटरेस्ट जो है वो लेकर, पूरा पैसा लेकर 21 जुलाई को क्रेडिटर के घर पे पहुंच गया बंदा और कहा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
मेरे बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे लोन दिया, मेरा काम हो चुका है, ये लीजिए आपका लोन का जो पैसा है ना, बोले ये आप वापस ले लीजिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। गॉट द पॉइंट। लेकिन क्रेडिटर ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे ये पैसा आज नहीं ले सकता। पंडित ने कहा है कि आज ना ही किसी को पैसा देना है, आज ना ही किसी से पैसा लेना है, सॉरी मैं आपसे ये पैसा नहीं ले सकता। उसने कहा सर अगर आप आज पैसा नहीं लोगे तो कल जो ये प्रॉपर्टी है वो बोले आपकी हो जाएगी। मुंह से सिर्फ बोलने के लिए उसने कह दिया कि अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, बोले तुम टाइम पे पैसा लेके आ रहे हो, एक काम करना कल पैसा लेके आ जाना, मैं कल पैसा ले लूंगा बोले। अब बेचारा डेटर जो है वो भी भोला था थोड़ा सा, चला गया अपने घर पे। 22 तारीख को बंदा आता है, कहता है कि ये लो पैसे ले लो। सामने वाले बंदे ने कहा कि भाड़ में गए तुम्हारे ये पैसे, मैं ये पैसे तुमसे लेने वाला नहीं हूं, मुझे इस प्रॉपर्टी में मालिकाना अधिकार चाहिए। अगर तुमको पैसा देना था तो कल लेके आए। सर आया तो कब आए, बोले तुम, मैंने तो नहीं देखा कि तुम आए थे करके पैसा लेके। ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट, हाँ या ना? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो भाई साहब यहां पर क्या डेटर की कोई गलती है? आप बोलोगे नहीं सर इसकी कोई गलती नहीं, मैं तो परफॉर्मेंस कर रहा था, पूरा कर रहा, ऐसा भी नहीं कि आधा कर रहा था। मैंने यहां पर 21 तारीख को आके आपको ये बोला क्या, सर एक काम करो आप ना मेरे से 5 करोड़ रुपए अभी ले लो, बाकी जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो मैं आपको कल लाके दे दूंगा। मैंने ऐसा भी बोला क्या? नहीं, पूरा परफॉर्मेंस करने को तैयार था, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस, आधा परफॉर्मेंस भी नहीं बोल रहा मैं, पार्ट परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा परफॉर्मेंस करने को मैं रेडी था, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। भाई साहब आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। ये समझ में आया? तो क्या ये बंदा इसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर सकता है? पहली बात तो ये कि वो केस नहीं कर पाएगा, लेकिन सर इस बात का कौन गवाह है कि डेटर ने परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर दिया था? अब हुआ क्या कि जो आपका ये क्रेडिटर है ये भाई साहब चले गए कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में जाके कहा कि सर हमारे दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे बीच में डिसाइड हुआ था कि अगर उसने मेरा पैसा 21 तारीख को नहीं दिया तो ऐसे केस में इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। आप ऑर्डर पास कर दो, आप इसको बोल दो कि ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पे करवा देगा, इसको ऑर्डर दे दो बोले आप ये वाली चीज का, ठीक है। अब कोर्ट ने कहा कि भाई साहब बताओ तुमको क्या कहना है? डेटर ने कहा सर मुझे कुछ नहीं कहना। कितना पैसा बनता है? 10 करोड़ रुपया। सर बोले ये लीजिए 10 करोड़ रुपया प्लस इंटरेस्ट। बोले मैं कल गया था भाई साहब के घर पे, कल मैं गया था भाई साहब के घर पे और कल मैंने इनको अपना परफॉर्मेंस जो है वो ऑफर किया था, पर इन्होंने लेने से मना कर दिया। साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। और अगर कल मेरे पास में पैसा नहीं होता तो इतना बड़ा पैसा जो है 10 करोड़ रुपया एक रात में मेरे पास में नहीं आ सकता था। शायद जो पैसा मैं आज दे सकता हूं वो पैसा मैं कल भी दे सकता था, और जो पैसा मैं कल नहीं दे सकता था वो मैं आज भी नहीं दे सकता। ये समझ में आया? अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? राइट। तो चलिए ये वाली बात जो है वो यहां पे सिंपली बोली गई, इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सर 3 चीजें आ गई क्या? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहा जा सकता है, और साथ में उसको क्या बोल सकते हैं? ऑफर फॉर परफॉर्मेंस भी बोला जा सकता है। बट भाई साहब यहां पे ये ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशंस आपको बोली गई। क्या कहता है सेक्शन नंबर 38 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। मैं नहीं कर रहा, बोले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो करके? ठीक है, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 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 क्या कि यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका जो टेंडर है, आपका जो ऑफर है, या आपका जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो वैलिड तभी कहलाएगा जब ये इतनी कंडीशंस को कंप्लाई करेगा। से क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहली बात, आप सामने वाले को 10 करोड़ रुपए कह रहे हो कि ले 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 तेरे 10 करोड़ रुपए ले ले, लेकिन पहले मेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग, ये कहे कि मैं गरीब आदमी नहीं हूं करके। अरे वैसे भी ये क्या बकर है, ये क्या नाटक है, ये क्या फालतू के काम है? तुमने मुझसे पैसा लिया था और बदले में अभी ये पैसा तुम मुझे वापस ला के दे रहे हो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो तुम? जो कॉन्ट्रैक्ट अपना हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से परफॉर्म करो ना, ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो?
फिर दूसरी कंडीशन आपने क्या डाल दी कि 5 करोड़ रुपया मैं तुमको आज दे रहा हूं और 5 करोड़ रुपया जो रहेगा वो मैं तुमको कल ला के दूंगा, ये भी कंडीशन आ गई। क्या मतलब इस चीज का, ये समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, इट मस्ट बी ऑफ द होल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड। वापस से वही पॉइंट आ गया, 5 करोड़ रुपए की बात हुई थी, पूरा 5 करोड़ रुपया जो है वो मुझे, सॉरी 10 करोड़ की बात हुई थी, पूरा 10 करोड़ रुपया जो है वो मुझे आज चाहिए 21 तारीख को। अगर आपको 5-5 करोड़ करके देना था तो 21 के पहले 5 दे देते हैं और 21 को 5 दे देते हैं। समझ में? फॉर और ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, पूरी क्वांटिटी जो है वो बोले आनी चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी बाय अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन एंड इज विलिंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस। मतलब प्रॉमिसर से ही पैसा जो है वो आना चाहिए, या फिर उसकी जगह पे कोई और बंदा जो अपनी मर्जी से प्रॉमिसर के बिहाफ पे वो पैसा देने को तैयार है, उसके तरफ से आना चाहिए। ऐसा चलेगा क्या कि किसी गुंडे ने किसी क्रेडिटर से पैसा उधार लिया, वापस करना था, ठीक है, वापस करने के लिए खुद के पास में पैसा नहीं था, किसी दूसरे बिल्डर को फोन किया और उसको बोले सुन, सो एनसो बंदा आने वाला तेरे पास में, उसको पैसा दे देना, नहीं तो फिर तेरे को मैं जान से मार दूंगा। ये चलेगा क्या? नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। इसे आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का नाम नहीं दे सकते। दूसरी बात ये कि सर प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। आपने उसको बोला कि 21 ऑफ जुलाई को पैसा मिल जाएगा, तो पैसा कब दोगे? 21 ऑफ जुलाई को। ये समझ में? दूसरी बात, पैसा कहां दोगे, कहां से उठाया था, पैसा कहां से उठाया था? सब बोले सामने वाले के घर पे गया था मैं, घर से जाके मैं पैसे का बैग जो है वो लेके आया था। तो पैसा कहां जाके दोगे? बैग वहीं पे देके आओ। दूसरी बात, अगर अकाउंट टू अकाउंट आपका पैसा ट्रांसफर हुआ था तो पैसा कहां ट्रांसफर करोगे? उसके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करोगे। ये समझ में आया क्या भाई साहब? जेन्युइन जो प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर प्लेस होगा, वहां पे आप इसको क्या करोगे? ट्रांसफर। दूसरी बात, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए भाई साहब। सामने वाले ने आपको 10 करोड़ रुपया एक साथ दिया है, आपने उसको बोला मैं ये पैसे का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पैसा जो है वो मुझे दे दिया। ये पैसा बोले मैं आपको चुकाऊंगा। कैसे चुकाओगे? बोले 365 दिन आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, कितना दिन दिया? 365 दिन। जस्ट अ सेकेंड, 10 करोड़ डिवाइड बाय 365, ठीक है, 365 दिन आप मुझे दे दीजिए और हर दिन मैं आपको 273,972 इतना पैसा जो है वो बोले मैं आपको देता रहूंगा। अब भाई साहब ये क्या मजाक कर रहे हो? बोले मैंने तुमको एक साथ पैसा दिया, मेरे को एक साथ में पैसा चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका पैसा टूट टूट के आपके पास में आ रहा है तो वो पैसा कब आया कब चला गया आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए आपने कई बार ऐसा सुना होगा शायद कि जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं आज मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे रहा हूं, मुझे मेरे 5 लाख रुपए ही पूरे के पूरे वापस चाहिए एक साथ। मुझे ये नाटक नहीं चाहिए आज 10 रुपए ले लो, कल 50 रुपए ले लो, फिर 1,000 रुपए ले लेना, फिर 2,000 रुपए ले लेना, ये नाटक नहीं चाहिए। मेरे को पूरा पैसा एक साथ लमसम में चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये चीज के लिए एग्री किया गया था तो ऐसे दे देना। एग्रीमेंट किस बात पे हुआ था उसके हिसाब से काम करना आपको। ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। क्या होना चाहिए? एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू द प्रोमिसी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स। अब ये पैसे की बात को छोड़ के दूसरे वाले पॉइंट पे आ गया। क्या सर? वापस से, एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी। बी ने ए को कहा कि क्या तुम मेरे लिए 100 शर्ट्स को सील के दोगे क्या? 100 शर्ट्स जो हैं वो बोले मेरे को सील के दोगे क्या? अगर तुम ऐसा करते हो तो बोले मैं तुम्हें कितना पैसा दूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा। बोले ठीक है सर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कब करना है? बोले एक काम बता दीजिए। बोले डिलीवरी देनी है 22 ऑफ जुलाई को। ठीक है साहब आता हूं बोले मैं। तो 22 जुलाई को बंदा आता है और बिना कॉलर की, टाइम नहीं मिल पाया, पैसा भी बोले खर्च हो गया, ठीक है, तो बिना कॉलर की शर्ट जो है ना वो आपको देके चला गया।
या आपने कहा था ऐसी वाली कॉलर की शर्ट चाहिए और भाई साहब ने जो टर्टल नेक होती है, खाली जो नीचे वाला पार्ट रहता है ये, वो वाली देके चला गया। या आपने कहा था कि फुल स्लीव की शर्ट चाहिए, भाई साहब ने हाफ स्लीव की शर्ट देके चला गया। या फिर बिना स्लीव की शर्ट देके, यहां से पूरा गायब, वो शर्ट देके चला गया, राइट। तो क्या उसको इंस्पेक्शन करने का अधिकार नहीं सामने वाले बंदे को? नहीं नहीं नहीं, बोले सर मेरे जाने के बाद में ही इसको खोलना, सरप्राइज है बोले आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, लेकिन पहले मत खोलना। बोले सामने वाला बंदा पूरा इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करने के बाद में अगर चीज़ें क्वालिटी के हिसाब से होंगी, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी के हिसाब से होंगी, तो ही वो इस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। ये समझ में आया? चलिए वैसे नेक्स्ट पॉइंट, काइंड ऑफ टेंडर दो टाइप का हो सकता है वैसा, पहला गुड्स को लेके और दूसरा पैसे को लेके। दोनों चीजों में अलग अलग बातें बोली गई हैं, दोनों चीजों में अलग अलग बातें बोली गई। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। टेंडर ऑफ गुड्स की बात अगर मैं करूं, क्या कहता है, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द सेलर सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज टू द डिलीवरी। मतलब गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए शर्ट बना दी लेकिन बटन नहीं है, शर्ट बनाने के लिए कहा था कॉलर के साथ में कॉलर नहीं है, शर्ट बनाने के लिए कहा था स्लीव्स के साथ में स्लीव नहीं है, शर्ट बनाने के लिए कहा था पॉकेट के साथ में पॉकेट नहीं है, शर्ट बना दी लेकिन बटन नहीं लगाए हुए हैं, राइट। ऐसा पंगा अगर रहता है तो एक्सेप्ट करने से सामने वाला मना कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोला भाई साहब, अगर क्या है, सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने कंप्लाई किया है, एग्जांपल डिलीवरेबल स्टेट में है, एंड नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय द सेलर टू एसर्टेन द प्राइस। गॉट द पॉइंट। 1,00,000 रुपए के लिए 100 शर्ट्स आपको प्रोड्यूस करके देना था, और किस तरीके से देना था वो भी आपने क्लियरली बता दिया था। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। एंड द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स, फिर भी मतलब सब कुछ क्लियर है, कॉलर भी थी, बटन भी थे, स्लीव्स भी थे, पॉकेट भी, सब कुछ प्रॉपर था, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं थी, फिर भी सेलर ने क्या, सॉरी बायर ने क्या किया, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। क्यों? सब बोले अगर मैंने यहां पे, ध्यान से, उसको एडवांस दे दिया था 20,000 रुपीज का, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं मेरे को शर्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा 80,000 रुपये बचा लेता हूं। मैं कितने रुपए बचा लेता हूं? 80। सडनली लॉकडाउन लग गया सर, पहले बोले मेरे स्कूल का काम था, ठीक है, तो स्कूल के हिसाब से मैंने शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करवाया था, लेकिन बाद में पता चला लॉकडाउन लग गया है, सभी बच्चों को घर बैठे बैठे पढ़ाई करनी है, बोले ऑनलाइन वाली, शर्ट्स की जरूरत ही नहीं है। तो बंदे ने क्या किया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। चलेगा कैसा? नहीं साहब, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमने परफॉर्मेंस कर दिया है, अब आपको ये चीज को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए वैसा, ये बीच में दो पॉइंट रह गए शायद, एक जी वाला और एक एच वाला। क्या कहते हैं, मस्ट बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन। प्रोमिसरी की बारे में बात की गई थी, प्रोमिसर ने कहा था कि मेरे को लाके देना, किसी को भी देके चला गया, चलेगा क्या? नहीं। या फिर प्रोमिसर ने बताया होगा कि मेरा एक ड्यूली, ये ड्यूटी नहीं है, ये क्या है, ड्यूली, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है, उसी को देके जाना, राइट, तो उसको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में इट मे बी मेड टू वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर्स। अगर ओनर्स ज्वाइंट वाले हैं तो किसी को देके चले, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन सच ए केस इट हैज द सेम इफेक्ट एज अ टेंडर टू ऑल ऑफ देम। अब भैया तुम 10 लोग हो, तो क्या मैं 10 लोगों के पास में सामान देके जाऊंगा क्या? किसी एक को दे दिया मतलब सबको दे दिया। गॉट इट? चलिए ठीक है। द सेलर, ये वाले पॉइंट में, गुड्स वाले पॉइंट में, अगर पूरे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हुए मैंने गुड्स आपके पास में लाके दे दिए हैं, मैंने मेरा काम परफॉर्म कर दिया, गॉट द पॉइंट। या फिर मैं दे रहा था और आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। क्या बोलता है, द सेलर इज डिस्चार्ज्ड बाय सच अ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस एंड मे इधर मेंटेन और सक्सेसफुली डिफेंड एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गॉट द पॉइंट। यानी कि जो बंदा आपका बायर है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। कैसे हो गया चाचा? आपने कहा था गुड्स लाके देना, मैंने आपको गुड्स लाके दे दिए, आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। एग्जाम्पल, हेरा फेरी मूवी के अंदर डोमिनोज पिज्जा और बाबूराव गणपतराव आप्टे,
हाय साला बोले 30 मिनट के अंदर मेरे पास में पिज्जा आ जाना चाहिए, नहीं आया तो फ्री में पिज्जा खाऊंगा। अब सामने वाला 30 मिनट में घर के दरवाजे पे खड़ा हो गया, मूवी में बताने के लिए बना दिया बेवकूफ, ठीक है, लेकिन 30 मिनट में जो आपने एड्रेस बताया था, मैं लोगों को पूछ पूछ कर आपके दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। अब इसके बाद आप दरवाजे पे नहीं हो, ये मेरी गलती है क्या? ये आपकी गलती है, आप जानो। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते मेरे को फ्री में प्रोवाइड कर दो। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टेंडर ऑफ मनी। ये डेटर और क्रेडिटर वाला पॉइंट आ गया। यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज के बारे में बता दिया था कि सर देखिए, बात सुनिए ध्यान से, आपने पैसा एक्सेप्ट किया है, 10 करोड़ रुपया आपने लिया था, आप 21 तारीख को पैसा देने के लिए आए, 21 तारीख को पैसा जो है वो देने के लिए आए, गॉट द पॉइंट, और सामने वाले ने पैसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या इसके बाद आपको कभी ये पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको कि अगर ये बंदा कोर्ट में जाके केस करता है तो आपको क्या करना होगा, वो 10 करोड़ रुपया साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा पैसा आपको कोर्ट के पास में जमा करना होगा। अगर 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 ये ध्यान से सुनिए, आपने सर मैं तो कल आया था बोले परफॉर्मेंस करने के लिए, कोर्ट ने कहा अच्छा आए थे क्या, एक काम करो, जो पैसा आप कल देने वाले थे ना वो तुम आज दे दो। आपने कहा यार अभी तो नहीं है सर, मेरे खर्च हो गए। मतलब आप झूठ बोल रहे हो। जब आपको अगर सच भी बोल रहे होंगे तो पॉइंट ये आ रहा है कि जब पैसा उसको देना था आपने वो पैसा खर्च क्यों कर दिया? अगर उसको देने के लिए लेके आए थे तो आप, ये समझ में आए? तो अगर मैं यहां पे टेंडर ऑफ मनी के बारे में बात करूं तो कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग है। क्या कहते हैं भाई साहब, वेयर अ डेटर मेक्स अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी, लेकिन क्रेडिटर क्या कर दे रहा है, एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहा है। क्रेडिटर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहा है। गॉट द पॉइंट? देन द डेटर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम मेकिंग द पेमेंट, टेंडर इन दिस केस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिस्चार्ज ऑफ द डेप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ना। गुड्स वाले में ऐसा हो सकता है भाई साहब, गुड्स वाले में हो सकता है कि आपको कह दिया जाए कि अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको बोला जा सकता है, राइट। लेकिन पैसे के मामले में ऐसा नहीं होगा। When the creditor files a suit against the debtor, अगर क्रेडिटर ने डेटर के अगेंस्ट में केस कर दिया कि ये बंदे ने मेरा पैसा नहीं दिया करके मुझे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चाहिए, ठीक है, द डेटर कैन सेट अप द डिफेंस ऑफ द टेंडर। आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो कि मैंने पैसा लेके आया था, 21 तारीख को ही लेके आया था, बट चचा ने एक्सेप्ट करने से मना कर दी, ठीक है। इफ इट डिपॉजिट द मनी इन द कोर्ट एंड प्रूव हिज प्लिया, प्लिया मतलब अपना जो पक्ष है वो उसने वहां पे क्या किया, प्रूव कर दिया, मेरे पास है सर पैसा, कल भी था आज भी है, ये लो पैसा, मैं कल इसको देने के लिए गया था, लेने से एक्सेप्ट कर दिया, एक काम करो मेरी जगह आप ले लो, आप लेके उसको दे दो, ठीक है, ये कर सकता है। एंड द क्रेडिटर गेट्स द अमाउंट ओरिजिनली टेंडर्ड टू हिम विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये ध्यान से सुनो, 21 तारीख को मुझे आपको 10 करोड़ पे 365 डेज के लिए इतना इंटरेस्ट पे करना था, मैं आपके पास में पैसा लेके आया, गॉट द पॉइंट, मैं आपके पास में मान लीजिए 11 करोड़ रुपया, साल का 10% कितना हो गया, 11 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 11 करोड़ रुपया मैं आपके पास में लेके आया और आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। 22 तारीख के बाद में आपने कोर्ट पे केस किया, ये केस अभी लंबा चल रहा है भाई साहब, कोर्ट में जो तारीख आई वो 3 महीने के बाद आई। अब 3 महीने के बाद जब ये तारीख आई, मैंने 11 करोड़ रुपया कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिया और कहा सर ये क्रेडिटर को दे दो। क्रेडिटर ने कहा नहीं, अब मैं 11 करोड़ नहीं भाई साहब, 3 महीने का और मेरा नुकसान हो गया, मुझे 11 करोड़ 30 लाख रुपया चाहिए। कितना पैसा चाहिए, बोले 11 करोड़ 30 लाख रुपए चाहिए। तो कोर्ट ने कहा सॉरी भाई साहब, अगर ये बंदे ने 21 तारीख को आपको पैसा लाके टेंडर कर दिया था, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। गॉट द पॉइंट? माना कि 3 महीने के बाद में अब आपको ये पैसा बाय कोर्ट मिल रहा है, थ्रू कोर्ट मिल रहा है, आपको यहां पे एडिशनल पैसा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना 21 तारीख को मिलना चाहिए था। और तो और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहां पे देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, वेयर एज द डेटर गेट्स जजमेंट फॉर हिज कॉस्ट ऑफ डिफेंस ऑल्सो। मतलब ये कि ये क्रेडिटर ने
कोर्ट में केस किया डेटर के अगेंस्ट में, डेटर को क्या करना पड़ा, किसी एडवोकेट को अपॉइंट करना पड़ा। एडवोकेट ने बोला कि मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए 50,000 रुपये लूंगा, मैं तुम्हारा केस वगैरह जो है लड़ने के लिए 50,000 रुपये लूंगा, प्लस कोर्ट की जो फीस वगैरह है वो बोले 50,000 के आसपास लग गई। बिना मतलब में डेटर को 1 लाख का खर्चा हो गया। मेंटल हार्शमेंट अलग, 1 लाख का खर्चा हो गया। डेटर ने कहा सर ये जो मेरा एडिशनल 1 लाख का खर्चा हुआ है ये आप क्रेडिटर से दिलवा दो। तो कोर्ट क्या करेगा, आपके सबमिट किए हुए पैसे में से जो आपका कॉस्ट ऑफ डिफेंस यहां पे लगा होगा वो आपको वापस करवा देगा, और बचा हुआ पैसा जो होगा वो किसको दे देगा, क्रेडिटर को दे देगा। ये समझ में आया भाई साहब, ये चीज जो है वो इसमें करी जाएगी। अंडरस्टूड, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। अब प्रॉमिसर मना कर रहा है, पहले कौन मना कर रहा था, प्रॉमिसी मना कर, अब कौन मना कर रहा है, प्रॉमिसर मना कर रहा है। गॉट द पॉइंट। तो क्या होगा, वेयर a party to the contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety ly नहीं आएगा, वो ty हो जाएगा, ठीक है, entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by the words or by the conduct his acquiescence in its continuance। वापस से सेम एग्जांपल, शर्ट बना के देनी थी 1,22,000 जुलाई को, ठीक है। सामने वाले बंदे ने यानी कि ए नाम के बंदे ने 22 जुलाई को कहा माफ कीजिएगा साहब मैं 80,000 ही शर्ट बना पाया, पूरी नहीं बना पाया मैं सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं ये वाली चीज के लिए कि मुझे आज के दिन आपको 1 लाख शर्ट देनी थी लेकिन मैं 1 लाख शर्ट्स नहीं दे पाया, मैं सिर्फ 80,000 शर्ट से आपको दे पा रहा हूं। अगर हो सके तो मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, और अगर हो सके 1 हफ्ते का टाइम मुझे और दे दीजिए, बीच में लॉकडाउन अनाउंस हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, मेरे फैमिली में कोई तो भी बीमार हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं ये कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया। तो अब ये ध्यान से सुनो, बी के पास आज फिलहाल यानी कि 22 ऑफ जुलाई को उसके पास में 2 ऑप्शंस है। पहला, या तो वो 80,000 को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको 1 हफ्ते का टाइम दे देगा, और या फिर वो कहेगा मेरे को ये 80,000 भी नहीं चाहिए। बात कितने की हुई थी, 1 लाख की, मेरे को 1 लाख आज क्या चाहिए भाई साहब। गॉट द पॉइंट। ऐसी भी बात आप सामने वाले से कर सकते हो, लेकिन अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर आपने कहा कि चलो ठीक है आज ये 80,000 जो है वो तो मेरे को दे दो, बाकी बोले अपन बाद में देखते हैं, ऐसा आपने बोल दिया, ठीक है, और कल यानी कि 23 तारीख को 23 ऑफ जुलाई को आपने ए पे केस कर दिया कि आपने अपना परफॉर्मेंस जो है वो किया नहीं, आपने अपना प्रॉमिस जो है उसको निभाया नहीं, चलेगा क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सही में आपको ये ऐसा करना था तो आपने ये परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट क्यों किया भाई साहब, ये पार्ट परफॉर्मेंस जो हुआ था उसको आपने क्यों एक्सेप्ट किया, किसने बोला आपको एक्सेप्ट करने के लिए, ये समझ में आया। तो ऑप्शन को ध्यान से चुनिएगा। और अगर मैं एथिकल की बात करूं, अगर ईगो की बात करेंगे, ईगो के हिसाब से भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिए, सर बी नाम का जो बंदा है, ये बंदा एक्चुअल में एक स्कूल चलाता है, ठीक है। स्कूल में जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो 23 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए उसने क्या किया 22 ऑफ जुलाई को ही ये कह दिया कि भाई साहब मेरे को ये तारीख को शर्ट्स चाहिए। कब चाहिए, 22 जुलाई को मुझे शर्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा 23 से एडमिशन चालू होने वाला है। कितने बच्चे टोटल आपके यहां पे आने वाले हैं, तकरीबन 90 के आसपास लगा लीजिए, 90 के आसपास आएंगे। कभी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो 10 स्टॉक अगर मेरा खराब भी होता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चलेगा, बोले मैं उतना मैनेज करने को तैयार हूं, बट कमी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। कितना दे दिया आपको, 80,000 दे दिया। एक बात बताओ, क्या 80,000 लोगों का एडमिशन 23 ऑफ जुलाई को होने वाला है क्या? एडमिशन का प्रोसेस होता है सर, कुछ बच्चे पहले दिन आएंगे, कुछ बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ऐसा प्रोसेस आपका चलता रहता है 1 हफ्ते तक के लिए। तो जो बचे हुए 20,000 शर्ट्स हैं, क्या वो 1 हफ्ते में प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, राइट? तो बी जो है डिपेंड करता है, अगर बंदा ऐसा होगा जो कि इंसानियत अपने साथ में रखता है तो वो एग्री कर लेगा, चल ठीक है यार, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक जो है वो तुमने मुझे लाके दे दिया,
आई एम थैंकफुल फॉर दैट थिंग। 20,000 जो है अगर तुम अगले एक हफ्ते में दे देते हो, मेरा कोई नुकसान नहीं है चीज में। अगले एक हफ्ते में जो नए एडमिशन्स वगैरह होंगे उनको मैं आराम से बाद में 20,000 जो है वो दे दूंगा, राइट। लेकिन जो ईगो वाले लोग रहते हैं, अननेसेसरी का दिखावे वाले जो एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं, वो क्या बोलेंगे, आज मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट अपना आज का हो, मैंने तेरे को पैसा दिया है। ईगो वाले जो लोग रहते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं हमेशा, पैसा, मैंने तेरे को पैसा दिया, मेरे को आज परफॉर्मेंस होना, मेरे को ये अभी चाहिए, अभी चाहिए। ये अलग चीज़ है कि कर्मा जो है वो ऐसे लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ने देता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से चूज़ कीजिएगा लाइफ में। कॉन्ट्रैक्ट तो आप सभी लोग बनाने वाले हैं किसी न किसी के साथ में, कोई ना कोई चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी का इंसान बनना है और दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए भाई साहब, इलस्ट्रेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर अपन देख लेते हैं। सब बोले एक सिंगर है, सिंगर का नाम क्या है, इमॉन। इमॉन नाम का एक सिंगर है, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी। सोनी नाम का एक बंदा है जो कि थिएटर में एक मैनेजर है, कोई थिएटर है वहां का एक मैनेजर है, ठीक है। तो इमॉन ने कहा कि मैं आपके थिएटर में हर हफ्ते 2 नाइट्स क्या करने वाला हूं, गाना गाने वाला हूं, राइट। यानी कि लगा लीजिए जो वीकेंड आपका होता है, जिसमें आपका एक सैटरडे आ गया, दूसरा आपका एक संडे आ गया, ठीक है। तो ये 2 दिन जो है वो बोले मैं आपके यहां पे आके क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा, सिंगिंग करूंगा बोले मैं, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीने लगातार अपन ये काम करेंगे, बदले में तुम मुझे पैसा जो है वो दोगे। सोनी ने एग्री किया कि हर एक नाइट का वो 1,000 रुपए उसको पे करेगा। अगर आपने सैटरडे को आके परफॉर्म किया, आपको 1,000 मिल जाएगा परफॉर्म करने के बाद में। अगर आपने संडे को आके परफॉर्म किया, आपको 1,000 रुपए मिल जाएगा संडे की तरह, ठीक है, ठीक है सर। ऑन द 6th नाइट, छठे नाइट को, 6th नाइट, इमॉन विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ। मतलब कब नहीं आया, सैटरडे को नहीं आया भाई साहब। सैटरडे नाइट को सिंगिंग करने आया ही नहीं और उसने सोनी को बताया ही नहीं कि वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। विद द एसेंट ऑफ द सोनी, अगले बार की बात कर रहे हैं, यहां पे फुल स्टॉप आ गया। विद द एसेंट ऑफ सोनी, इमॉन सिंग्स ऑन द 7th नाइट, संडे की नाइट को आ गया भाई साहब। संडे की नाइट को आके क्या कर दिया उसने, परफॉर्म कर दिया। बट ऑन द फॉलोइंग डे सोनी पुट्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था सर अपना, आप मना कर रहे हो अभी अचानक से, क्यों? अब ये आंसर देखिएगा। कैन इमॉन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आंसर विल बी यस। क्यों? जिस दिन मैंने आके परफॉर्म नहीं किया था, उस दिन आपके पास में 2 ऑप्शन थे, या तो आप अगले दिन मुझे अलाउ कर दो। अगर आपने मुझे अलाउ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के कंटिन्यूएशन को एग्री कर लिया है। और अगर आपको एग्री नहीं करना था तो जिस दिन आपके पास ऑप्शन था उसी दिन कह देते भाई साहब नहीं, आज आप परफॉर्म करना है, आपका परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप डिसिप्लिन वाले बंदे नहीं हो, आपको कल भी परफॉर्म करना चाहिए था। अगर नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, आपको बताना चाहिए था। गॉट द पॉइंट, निकलो बोले यहां से, मेरे को नहीं चाहिए आज के बदले, मेरे को आपका परफॉर्मेंस चाहिए ही नहीं बोले। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहीं पे क्या होता है, खारिज होता है। अभी तक का जो आपका हिसाब किताब बन रहा था, पैसा आपको दे दिया, बोले हाँ चलो निकलो। उसी दिन आपके पास में ऑप्शन था। लेकिन अगर दूसरे वाले दिन आपने सामने वाले की मजबूरी को समझा, या जो कुछ भी होगा आपने उसको एग्री कर दिया, आपने कहा कि चल ठीक है, कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जाके तो परफॉर्म कर ले। संडे नाइट को उसने परफॉर्मेंस दे दिया और आपको पता था कि आज के दिन मेरे पास में कोई भी बंदा नहीं है जो इसके जगह पे परफॉर्म कर पाएगा। अगले हफ्ते के लिए आपने किसी और से बात कर रखी थी, संडे के दिन जैसे ही बात पूरी हुई, आपने उसको 1,000 रुपये दिए और क्या कहा, आज के बाद आने की जरूरत नहीं। भाई साहब 2 महीने तो खत्म होने दो, कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का था। नहीं बोले, नहीं कैसे नहीं बोलेंगे, उसको नहीं बोल सकते, नहीं। ये समझ में आया? उस बंदे को 2 महीने का 1,000 रुपए का कंपनसेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा पर नाइट के हिसाब से। गॉट द पॉइंट? चलिए, इफ सोनी rescind द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 6th नाइट itself, then state द प्रिविलेज अवेलेबल फॉर इमॉन। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर 6th नाइट पे ही कैंसिल कर दिया होता तो बात वहीं पे खत्म हो जाती, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। लेकिन अगर 7th वाली नाइट पे परफॉर्मेंस ले लिया है, उसके बाद में अगर बात कर रहा होगा तो आप यहां पे डैमेज क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
देखिए यहां पे ध्यान से, ऑन द 6th नाइट व्हेन इमॉन विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, सोनी इज एट द लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तभी आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। इफ इमॉन सिंग्स ऑन द 7th नाइट विद द कंसेंट ऑफ सोनी, 7 तारीख को भी आप मना कर सकते थे, 7वें दिन भी आप मना कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने कंसेंट दे दिया। सोनी हैज सिग्निफाइड हिज एक्विजेंस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट, इमॉन कैन गेट द कंपनसेशन, ठीक है। लेकिन अगर सोनी रेसेंड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसिल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द 6th नाइट व्हेन इमॉन वाज एब्सेंट, then Sony can claim the damages for the breach of contract by Imon। उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोले breach of contract की कैटेगरी में काउंट किया जाए। ये समझ में आया भाई साहब, अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। चलिए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर 40, पर्सन बाय हुम द प्रोमिसेस इज टू बी परफॉर्म्ड। दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस हुआ, आपने बताया अच्छे तरीके से, आपने कहा एक है पार्टी ए, दूसरी है पार्टी बी, ठीक है। इसने कुछ प्रॉमिस किया और इसने भी कुछ प्रॉमिस किया। अब सवाल यह है कि प्रॉमिस जो किया गया है, क्या यह कंपलसरी है कि जिसने प्रॉमिस किया है वही निभाए, या फिर यह बंदा किसी और को भी कह सकता है कि जाके तुम प्रॉमिस निभा दो? और क्या वो चलेगा? क्या, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के साथ ये चीज के बारे में अपन बात करते हैं। सर, ए नाम का एक बंदा है, ठीक है, या ध्यान से MF नाम का एक बंदा है जो कि बेसिकली एक पेंटर है भाई साहब। क्या है? बेसिकली एक पेंटर है। फिर उसके बाद में सब बोले RK नाम का एक बंदा है, कुछ तो भी राज कुंद्रा, जो कि बोले एक बहुत ही बड़ा क्या है, काइंड ऑफ बिजनेसमैन है बोले, ठीक है। अब ये जो बिजनेसमैन है बहुत पैसे कमाता है बोले, सलमान खान जितना पैसा एक मूवी से नहीं कमाता उतना पैसा बोले एक हफ्ते में कमा लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब ये बंदे ने क्या किया, MF साहब को कहा कि मुझे आपके हाथ की एक पेंटिंग चाहिए, आपके हाथ से बनी हुई पेंटिंग जो है वो बोले मुझे चाहिए, ठीक है। अब MF साहब ने कहा कि ठीक है मैं आपको बना के दूंगा बोले पेंटिंग, और बदले में MF साहब ने कहा कि तुम मुझे पैसा दोगे। कितना पैसा दोगे? बोले पेंटिंग का मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जो है वो बोले आप मुझे दो। एग्री कर लिया, दोनों पार्टीज ने आपस में क्या कर लिया, एग्री कर लिया। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं MF साहब के बारे में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि वो एक बहुत ही ज्यादा नोन पेंटर थे भाई साहब, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं था। उनके पास में टाइम नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चेले को जिनका नाम क्या था, MB, जानते हो आप ये पेंटर कौन है? तौबा तौबा, MF साहब से भी खतरनाक वाले पेंटर, पिकासो के बाद में दूसरा अगर किन्हीं का नाम आता है तो वह है अपने MB पेंटर। मजनू भाई भूल गए क्या? है पहला इंसान है, पहला पेंटर है जिसने घोड़े के ऊपर गधा बनाया था। क्या कलाकारी दिखाई थी भाई साहब, गॉट द पॉइंट। तो उन्होंने किसको बोला, मजनू भाई को बोला एक काम करो पेंटिंग बनाओ और जाके बड़े बिजनेसमैन को दे दो। बोले आप, चलेगा क्या? क्या ये परफॉर्मेंस चलेगा क्या? नहीं साहब। जहां पे कोई चीज आपके कला की है, आपके हाथ की है, उसके लिए परफॉर्मेंस आप किसी और से नहीं करवा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दूसरी चीज के बारे में बात करते अपन, क्या? वापस से, एक बंदा है A, एक बंदा है B, ठीक है। या थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल यहां पे क्या करता हूं, तेंद कर लेता हूं। सल एक ना बंदा है जिसका नाम का है B, थल ये B नाम का जो बंदा है ना, इसका नाम तोतला सेठ है। कौन है ये? तोतला सेठ, ठीक है। और ये तोतला सेठ ने क्या किया, तोतला सेठ ने राजपाल यादव जो भी था, ठीक है, राजपाल यादव, अब उसका नाम मेरे को उस मूवी में ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको 40 लाख रुपए दिए। 40 लाख, कितने रुपए दिए? 40 लाख रुपए दिए, ठीक है, जो कि
तोतला सेठ को कहा गया था कि मैं आपका पैसा जो है वो बोले वापस कर दूंगा 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स में। गॉट द पॉइंट। अब ये बात बताओ कि 2 महीने में ये पैसा चाहे तो राजपाल यादव दे, और या फिर राजपाल यादव ने क्या किया, राजू जाके तोतला सेठ को पैसा दे के आ रे राजू को बोला कि जाके क्या कर दो, तोतला सेठ को पैसा दे दो, क्या फर्क पड़ता है बताइए। अगर पैसा ये देता है या फिर ये देता है तो क्या पैसे की कीमत चेंज हो जाएगी क्या, नहीं साहब। लेकिन पेंटिंग की कीमत चेंज हो जाएगी। अगर एमएफ हुसैन साहब ने पेंटिंग बनाई है उसकी कीमत कुछ और ही रहेगी, और अगर मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई है, अरे भाई साहब है, सोचो जरा उसकी कीमत जो है क्या रहेगी, आप सोचिए, प्राइसलेस वाली कीमत जो उसकी रहेगी। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। क्या कहते हैं भाई साहब, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट द प्रॉमिस कंटेन इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser, must be performed by the promiser। अगर उस केस में प्रोमिसर परफॉर्म नहीं करता है, किसी और से परफॉर्म करवाने की बात आप करते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा साहब, राइट। इन अदर केसेस, बाकी जो केसेस आपके होंगे किसी से करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कहां कहां पे मस्ट हो जाएगा, अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं, डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, ठीक है, सर्जन वगैरह जो आपके रहते हैं। फिर इसके बाद में टीचर्स की बात कर लीजिए, बोले लॉ पढ़ेंगे तो प्रवीण सर से पढ़ेंगे, हैं, प्रवीण सर ने कहा कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं किसी दूसरे अपने असिस्टेंट को बोल देता हूं, वो आपको लॉ पढ़ा देगा। सर अगर किसी और से पढ़ना होता तो हम आपके पास में क्यों आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सिंगिंग, बराबर है, आपने अरिजीत सिंह के शो के लिए टिकट जो है वो बुक करी, क्योंकि आपको अरिजीत सिंह के गाने जो पसंद आते हैं, और हाल ही में आपका अपनी निब्बी से ब्रेकअप हुआ है, लेकिन किसी कारणवश वहां पे शो में कौन नहीं आ पा रहा, अरिजीत सिंह नहीं आ पा रहा है, तो स्पॉन्सर ने बोला कि अरिजीत सिंह तो ऐसे ही बदनाम है, रुलाता तो क्या नाम है उसका, बी पराग जो है वो भी बहुत ज्यादा है, उसी को बुला लेते। बोले अरे भाई साहब, जब पैसा उसके लिए पे किया है तो उसको काहे को बुला लेते हो आप, ये समझ में आए। तो जहां पे पर्सनल परफॉर्मेंस की बात आती है, वहां पे आप क्या कहोगे कि जिसने प्रॉमिस किया था उसी का परफॉर्मेंस चाहिए, दूसरे से हम नहीं लेंगे। गॉट इट। यहां पे देखिए 16 वाला, ए नाम का बंदा है, promises to pay B a sum of money. A may perform this promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid to B by any other person। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर ए मर जाता है बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, प्रॉमिस को निभा देंगे। लेकिन अगर 17 वाले पॉइंट के बारे में मैं बात करूं, वापस से पेंट वाला, मजनू भाई प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है, एंड मजनू भाई मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, उन्हीं को करना पड़ेगा, किसी दूसरे को वो नहीं बोल सकता। गॉट इट। चलिए अगला पॉइंट भाई साहब थोड़ा सा आपके लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट, एंड साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी है। गॉट द पॉइंट। चलिए बट एक सेकेंड भाई साहब, चलिए वैसा, usually the parties lay down in the contract entered into by them the terms about the time and place of performance of that contract। usually ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज बता दे, प्रॉमिसी जो है वो बता देता है कि मुझे परफॉर्मेंस कौन से दिन चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, कौन से जगह पे चाहिए, यूजुअली ये बताया हुआ रहता है, ठीक है। बता दिया जाएगा कि डे कौन सा होना चाहिए, फिर उसके बाद में वक्त कौन सा होना चाहिए, और फिर उसके बाद में जगह जो है वो बोले कौन सी होनी चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि सर कई बार ये चीज़ों के बारे में बताया हुआ नहीं रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे। अगर बताया हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस उसी दिन का होना चाहिए, उसी टाइम का होना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन जगह उसी की, वही जगह जो है वो आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कहता है,
Section 46 to 50 lay down the rule regarding the time and place of the performance of the contract. These sections are reproduced below. क्या कहता है ध्यान से, और स्लोली पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे. क्या कहता है पहले वाला पॉइंट? सर, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी. मतलब प्रोमिसी ने कह दिया मेरे को ये वाली चीज चाहिए, बदले में मैं पैसा दूंगा. इसके आगे बोले प्रोमिसी को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एंड नो टाइम फॉर द परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड. द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. बेस्ट एग्जाम्पल मेरे भाई मैं यहां पे दे सकता हूं Amazon वाला एंड फ्लिपकार्ट वाला. क्या हुआ भाई साहब? सर बोले हमने ऑनलाइन कोई तो भी चीज़ का ऑर्डर दिया, आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो बुक किया. क्या आपने वहाँ पे ये बताया कभी भी कि मुझे मोबाइल फ़ोन जो है सो एंड सो डेट को चाहिए? क्या ऐसा बताया आपने वहाँ पे? नहीं. आपने क्या बता दिया? मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए. सिलेक्शन आपने वहाँ पे कर लिया कि कौन सा मोबाइल मुझे चाहिए, और आपको वहाँ पे ये लिख के आया कि द पार्सल विल बी डिलीवर्ड विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज. 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका पार्सल जो है वो बोले आप तक पहुंच जाएगा. गॉट द पॉइंट? तो सिंपल सी बात है कि 4 से 5 दिन में, कभी कभी अगर 6 दिन भी हो गए तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मंगवाया था मैंने आज और 1 महीने के बाद आप लाके दे रहे हो. 1 हफ्ते का समझ में आता है, पर 1 महीने के बाद आ रहा है ये समझ में नहीं आता. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. फिर दूसरा, when a promise is to be performed on a certain day. वापस से आ गया भाई साहब आपका एग्जाम्पल, निब्बा और निब्बी की गहरी मोहब्बत. ठीक है. तुम्हारी निब्बी का बर्थडे आता है, कब आता है भाई साहब? बोले 23 जुलाई को बर्थडे आता है. 23 जुलाई को बर्थडे आता है. ठीक है. निब्बे ने क्या किया? निब्बे ने किसी ऑनलाइन केक वाले से बात करी. ठीक है. अपनी निब्बी को सरप्राइज देने के लिए कहा कि आप 23 जुलाई को निब्बी के पास में जाना और जाके बोले उसको क्या दे देना? केक दे देना है, और वहां लिख देना बोले उसके ऊपर क्या? लव निब्बी फ्रॉम निब्बा. ठीक है. ठीक है साहब. अब ये ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं. डे आपने स्पेसिफाई कर, एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी. मतलब उस दिन प्रोमिसी ये नहीं बताएगा कि आजा आजा अब आजा. ये समझा? टाइम नहीं बताया आपने, टाइम नहीं बताया आपने, प्लेस नहीं बताया, डेट बता दिया आपने कौन से दिन आना है बोले भाई साहब आपको. ठीक है. द प्रोमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस. सुबह 9 से शाम को 6 बजे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो टाइम पे करना पड़ेगा. लेकिन दिन आपका फिक्स है भाई साहब. सच डे 23 जुलाई को होना चाहिए. अगर 23 जुलाई को नहीं किया, 24 को कर दिया, तो ब्रेकअप तो मेरा कंफर्म है, लेकिन साथ में मुझे 7 साल की जेल भी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा मर्डर करके जाऊंगा बोले मैं वहां पे. हैं बोले बचपन का प्यार मेला, कौन सा था वो एक चल रहा था बहुत ही खतरनाक वाला, ओ जाने जाना भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना. याद आया? तो बोले भाई साहब अगर उस दिन नहीं किया तो हमारा बचपन का प्यार जो है वो टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, और हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, बता रहे हैं, कह के लेंगे बोले. ठीक है. चलिए भाई साहब. एंड एट द प्रॉपर प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड. जगह बता दिया आपने, उसका घर है, बोले घर पे जाना, घर पे जाके उसको केक दे के आना. ठीक है. चलिए तो वहीं पे दे के आना पड़ेगा. इसी में अगला पॉइंट देखिए. सो बोले डे जो है वो आपने बताया कि 23 जुलाई को ही करना है, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसर. मतलब सर डे तो आपने बता दिया, लेकिन उस डेट पे प्लीज टाइम भी बता देना और जगह भी बता देना. तो ऐसे केस में क्या होगा? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी. अब ये प्रोमिसी की जिम्मेदारी है टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस. आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, जगह बतानी पड़ेगी, और विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस वो भी आपको वहां पे क्या करना होगा? बताना पड़ेगा.
ठीक है, चलिए। नाउ व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड, जगह नहीं बताई, घर पे देना है, ऑफिस में देना है, it is a duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। कई बार ऐसा होता है जब आप डोमिनोज पिज्जा मंगवाते हो, ऐप के थ्रू जब आप मंगवाते हो, ठीक है, आपके ऑफिस का एड्रेस डाला हुआ होता है, आपकी लाइब्रेरी अगर आप पढ़ते हो, स्टूडेंट अगर आप हो तो लाइब्रेरी का जो एड्रेस है वो डाला हुआ रहता है, कई बार आपके घर का जो एड्रेस है वो भी डाला हुआ रहता है, कई बार आपके बेस्ट फ्रेंड का जो एड्रेस है वो भी डाला हुआ रहता है, कई बार आप डोमिनोज पिज्जा जो है अपने दोस्त को गिफ्ट भी करते हो, उसका भी एड्रेस डाला हुआ रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये पांचों में से कोई भी एड्रेस को सिलेक्ट करने में भूल जाते हो, तो डोमिनोज पिज्जा वाला बोलेगा कि पांचों जगह पे एक एक दे के आऊं क्या, जगह तो बता दे मेरे भाई, कहां ला के दूं वो तो बता दे। गॉट द पॉइंट? तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बताना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? चलिए, नेक्स्ट है पांचवें वाला, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर एट एनी टाइम विच द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स। ठीक है, अदरवाइज कोई भी परफॉर्मेंस जो है किसी भी मैनर में किया जा सकता है, किसी भी टाइम पे किया जा सकता है जो कि आपका प्रॉमिसी आपको बोलता है। अगर प्रॉमिसी ने कहा कि मेरी निब्बी का बर्थडे रात को 12 बजे शुरू हो रहा है, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर पहुंचा तो बोले उसके घर वालों से जूते खाऊंगा, तो पहुंच जाना बोले, ठीक है, 12 बजे, 12:05 पे, 12:02 पे, और वट एवर द केस में भी जाके उसको क्या कर देना, ये केक दे के आ जाना। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ऐसी चीजें जो है वो भी आपको बोली जा सकती है। दैट्स इट। यहां पे ये जो आपका टॉपिक है जिसमें आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी, ये आपका होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वाले टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।